हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। देखिए, आज हम तुमको भौतिक विज्ञान कक्षा 12 की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है उनके बारे में आज हम तुमको बताने जा रहे हैं। और इस समय सिर्फ ये स्थिति है कि करो या मरो वाली स्थिति आ चुकी है, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम बहुत ही पास आ चुके हैं। इसलिए हमको सबसे ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत थी। हम जितना ज़्यादा रिवीजन कर लेंगे वो हमारे लिए उतना ही औषधि का काम करने वाला है। इसलिए आज हम तुमको जो हमको बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझ में आए डेरिवेशन, आज हम तुमको उनको एक एक करके बताने वाले हैं। लगभग 2 वीडियो हमारे आएंगे। 2 वीडियो में हम तुम्हें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितना डेरिवेशन होगा वो एक एक करके हम तुमको बताएंगे, ठीक है ना। इसलिए सभी लोग बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और रुक रुक के देखिएगा इस वीडियो को। और ये मेरा विश्वास कीजिएगा, ये डेरिवेशन जितने हम आज तुमको बताने वाले हैं तुमको पक्का 100% नंबर दिवा के जाएंगे यहाँ से। ये मेरी बात तो मानना ध्यान से, ठीक है ना। हमारी बातों को मानते हुए यहाँ देखिएगा, हम कुछ बता रहे जैसे ओम का नियम तथा उसका सत्यापन, राइट। फिर बताने वाले हैं समांतर धारावाही तारों के बीच उत्पन्न बल, 2 तार हैं। फिर इसके बाद तीसरे बताएं समांतर प्लेट संधारित्र की धारता। फिर इसके बाद बताएंगे वायो-सेवर्ट का नियम है एक। फिर बताएंगे अनंत लंबाई के तार के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद है अनंत विस्तार की समतल अचालक प्लेट के कारण तीव्रता। और फिर इसके बाद एक अचालक है। और फिर आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। तुमको ये मैंने पढ़ के बताए, तुमको सुनने में भी मजा आया होगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। थोड़ा लंबा होगा लेकिन मेरा यकीन मानिएगा ये तुमको 100% नंबर दिला के जाएगा, राइट। तो देखिएगा, हम पहला बताने जा रहे हैं। पहला होगा ओम का नियम तथा उसका सत्यापन। बाकी सबको हटा रहे हैं अब हम, ठीक है। अब यहां देखिए तुम, ठीक है। हम ओम का नियम और तथा इसके सत्यापन के बारे में बताएंगे। तुमने ओम का नियम तो यहां सुना होगा, बहुत ढंग से याद भी होगा। ओम का नियम, ठीक है ना, ये इसे ध्यान देखिएगा, ठीक है। लगभग हमको पता है कि सभी बच्चों को ये ओम का नियम आता होगा, क्योंकि ये कक्षा 10 में भी है। ओम का नियम क्या है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, मेरी बात को ध्यान से सुनना बहुत अच्छी तरीके से, कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप व दाब में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर, ध्यान देना, तो उसके चालक के, ठीक है, किसके चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा आई, ध्यान देना, उसमें बहने वाली धारा आई का जो अनुपात होता है वो सदैव कैसा रहता है बेटा, नियत रहता है। फिर सुनिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप व दाब में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसके सिरों में लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा आई का जो अनुपात होता है वो कैसा रहता है, नियत रहता है, राइट। इसको अगर इस वीडियो को बार बार देखोगे, सुनोगे तो ये डेफिनेशन याद हो जाएगी। बहुत इजी भाषा में बता रहे हम, ठीक है। अब इसमें आ जाइए। अब हम बताएंगे कि इसमें कैसे होता है सत्यापन। नियत है, इससे हटाएंगे तो यहाँ पे आर हो जाएगा, तो आर बराबर जानते हो V/I होता है, इतना तो जानते हो। अब हम बताएंगे ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम का जो है सत्यापन है वो होता है 2 प्रकार से। एक तुमने किया होगा कक्षा 10 में, विभवांतर तथा धारा के पदों में के आधार पे। यहां हम बताएंगे तुम्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल की सहायता से, ध्यान देना, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल की सहायता से, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल की सहायता से ओम के नियम का सत्यापन, ठीक है। देखिएगा, इसमें हम क्या करेंगे, हमने माना, ठीक है, इस बात में ध्यान देना, हमने क्या किया यहां पे माना, क्या माना कि माना किसी चालक तार की लंबाई कितनी ही एल है। ये बात ध्यान रखना। अगर हम थ्योरी लिखेंगे तो काफी टाइम लगेगा, इसलिए जो हम बता रहे थे हमारी बातों पे दीजिए ध्यान। माना किसी चालक तार की लंबाई एल है और तथा उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए है।
ठीक है, मान लिया उसकी लंबाई कितनी है, L है, उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कितना है, A है, तथा तार के प्रति एकांक आयतन में, समझना, जो तार है जो उस तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है, वो भी कौन है, स्मॉल n, राइट, ये बात आ रही। और तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है उनका अनुगमन वेग जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितना है बेटा, Vd है। ये बात ध्यान करना, अनुगमन वेग की परिभाषा भी याद कर लेना बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये हमने बताया, हमने क्या बताया, एक बार फिर से बता रहे हैं कि माना किसी चालक तार की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है, ठीक है, तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और तथा उनका अनुगमन वेग कितना है, Vd है। अब देखना तार के सिरों पर, ठीक है, यहां ध्यान देना कि तार के सिरों पर, तार के सिरों पर विभवांतर, क्या बताया, विभवांतर, तार के सिरों के बीच विभवांतर हमने कितना, V आरोपित करने पर, ठीक है, इस बात में ध्यान देना, हम हिंदी में लिख रहे हैं, तुमको यहां ध्यान देना है कि तार के सिरों के बीच विभवांतर V आरोपित करते हैं तो इसमें I धारा प्रवाहित होने लगती है। कितनी धारा, I, तो तुमने एक संबंध पढ़ा होगा, I बराबर NeAVD, ये समीकरण नंबर कितना हो गया तुम्हारा, फर्स्ट बन गया, ठीक, ये बात आई समझ में, ठीक है ना। अब आगे, अब इसमें जब धारा जाएगी तो इसमें क्या होगा, धारा के कारण एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। तो लिखेंगे अब तार के प्रत्येक बिंदु पर, तार के प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। तो वैद्युत क्षेत्र फॉर्मूला पढ़ा होगा तुमने, E बराबर V/D होता है, D क्या होती है, बीच की दूरी, यहां इसकी तार की लंबाई कितनी है बेटा, L है, तो यहां पे हम कितना रख देंगे, L रख देंगे, ठीक है ना, ध्यान देना। देखो धारा के कारण यहां वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता, जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो वहां पे क्या उत्पन्न होता है, बल, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर, ध्यान देना, प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, ठीक है, क्या होगा, लगने वाला बल। तो तुमने पढ़ा होगा बेटा F बराबर होता है QE, इतना पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, ध्यान रखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बताया गया होगा, तुमको यह पढ़ाया होगा, ये होता है E बराबर, तो F बराबर कितना हो जाएगा, QE हो जा, ठीक है ना। तो वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर कितना बल लगता है, F बराबर QE, लेकिन यहां क्या चल रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर हर वक्त इतना आवेश होता है E, तो इसलिए कितना होगा, F बराबर E हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब हम यहां देख रहे हैं E बराबर मान होता है V/L, ठीक है, जब E बराबर V/L होता तो यहां मान इसमें रख देंगे, किसके स्थान में, E के स्थान में। तो जब यहां रखेंगे तो F बराबर हमारा यहां हो जाएगा कितना, EV/L, ठीक है। यहां हमने क्या किया, यहां हमने ये किया कि जो E है तो E का जो मान था हमने उठा के यहां पर रख दिया, तो F बराबर EV/ कितना हो गया, L हो गया। अब ध्यान रखना, पहले लगा था बल, अब बल, जहां बल लगता है वहां क्या उत्पन्न होता है, वहां यानी मतलब त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो लिखेंगे इस बल के कारण, इस बल के कारण उत्पन्न त्वरण, इस बल के कारण उत्पन्न क्या हो गया बेटा, ये हो गया त्वरण। तो त्वरण के बारे में फॉर्मूला जानते हो, A बराबर कितना होता है, F/ कितना, M, न्यूटन का द्वितीय नियम पता है, तो A बराबर F/ कितना, M। F का मान देखो ये रखा EV/L, ठीक रखा है, तो जो F का मान EV/L जो है, तो बेटा इससे क्या करना है, हमें यहाँ F के स्थान रख देना है, तो कितना हो जाएगा, EV/ कितना हो जाएगा, L M हो जाएगा, राइट, इतना आ गया। अब हमको क्या करना है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मेरी बात ध्यान देना, यहीं पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वे उच्च विभव वाले सिरे की ओर अनुगमन वेग Vd से चलते हैं, ठीक है ना। तो क्या है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, यहां हम लिखेंगे थोड़ी हिंदी, मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा श्रांति काल, ठीक है, ये डेफिनेशन क्या होती है, श्रांति काल, ठीक है, श्रांति काल टाउ में ठीक है, प्राप्त वेग कितना है बेटा, Vd है, ठीक है ना, कितना है, ये लिखा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा जो तुम्हारा श्रांति काल है टाउ में प्राप्त वेग कितना है, Vd है। तो सीधे हम लिखेंगे कितने बराबर, टाउ, यहां पे लिखेंगे
बी डी बराबर कितने बराबर है, बी डी बराबर ए टाउ। क्या लिखेंगे, बी डी बराबर ए टाउ। ए हो गया त्वरण और टाउ होगा तुम्हारा क्या, ये लिखा श्रांति काल, और बी डी का अनुगमन वेग। तो अब क्या करेंगे, जो ए का मान जो आ रहा है हमारे पास, ए का मान जी आया, ए का मान जी है बेटा, इस मान को यहां उठाकर रखेंगे तो बी डी बराबर कितना प्राप्त होगा हमें, यहां पे रखेंगे ई वी, और ये टाउ हो गया अपॉन कितना हो गया एल एम। राइट बात, इतने आई समझ में। ये हमने क्या किया, देखो इससे एक बार और देखो ध्यान से, क्या किया हमने कि यहां पे क्या था कि इसमें वही धारा, ठीक है, वो चालक तार में धारा, तो आई बराबर एन ये वी डी हो गया। अब धारा के कारण यहां पे क्या उत्पन्न होगा, वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया ई बराबर बी अपॉन एल। अगर इस प्रकार से याद रखोगे तो भूलोगे नहीं कभी भी, इस बात में ध्यान रखना। पहले क्या वही इसमें धारा, और धारा बहने के कारण क्या उत्पन्न होगा, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण क्या लगा उसमें बल, और बल लगने के कारण क्या उत्पन्न होगा उसमें त्वरण, और फिर इसके बाद त्वरण के बाद क्या है, ये वी डी बराबर ए टाउ हो गया, टाउ में तो वी डी बराबर कितना, इस प्रकार से इसे याद रखना तो तुम इसे भूलोगे नहीं और याद बना रहेगा। तो अब देखेंगे समीकरण 1 में आ जाएंगे, कितने बेटा मेरे, समीकरण कितने में आएंगे, 1 में। ठीक है, समीकरण 1 में देखिए बी डी है, क्यों है, बी डी का मान आ गया, तो हम उठा के रखेंगे आई बराबर, ठीक है, यहां पे ध्यान देना, आई बराबर एन ई ए और वी डी का मान देखो यहां रखा है ये, ठीक दिखाई दे रहा है, तो यहां रखेंगे ई वी जे टाउ हो गया और अपॉन कितना हो गया एल एम हो गया। तो यहां लिखेंगे आई बराबर एन हो गया, ई का गुणा करें ई स्क्वायर हो गया, ए हो गया और जो टाउ हो गया, एक मिनट, और ठीक है, एन हो गया, ई स्क्वायर हो गया, यहाँ पे ए हो गया और टाउ हो गया, यहाँ कितना हो गया बेटा वी हो गया, और अपॉन कितना एल एम हो गया। ये बी जो है बहुत काम का है, ठीक है। हम क्या करेंगे कि एल एम को यहाँ ले आएंगे और आई को इधर ले जाएंगे, ठीक है, याद देखना आई को कहाँ ले जाएंगे, यहाँ पे, इस बात को ध्यान देना यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम, एल एम अपॉन जो नीचे आ जाएंगे एन ई स्क्वायर ए टाउ बराबर बी अपॉन कितना हो गया, ये आई हो गया, कितना हो गया आई। बे बात आई समझ में, क्या किया हमने ये किया कि एल एम को इधर ले आए, ठीक है ना, और इसको यहां ले आए और आई को किसके नीचे ले गए, वी के नीचे, ठीक है, वी के नीचे आई को ले गए। अब यहां लिखना कि दी हुई लंबाई, दी हुई लंबाई तथा निश्चित ताप के लिए एल एम अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ कितना होता है बेटा, नियत होता है। इसे का प्रतिरोध क्या कहते हैं बेटा, इसे प्रतिरोध आर कहते हैं। इसे प्रतिरोध क्या कहते हैं बेटा, इसे प्रतिरोध आर कहते हैं। मतलब आर बराबर ये पूरा हो गया कितना, एल एम अपॉन एन ई स्क्वायर ए कितना हो गया, ये टाउ हो गया। तो ये निकल के कितना आ गया बेटा हमारा, आर बराबर वी अपॉन कितना आई। यही ओम का नियम है, यही ओम का क्या है बेटा, ये नियम है। देखिएगा ये था ओम का नियम, ठीक है ना, ये इतना निकल के ये आ गया इस प्रकार से। अच्छा, इससे कुछ नोट बहुत अच्छे निकल के आते हैं, उन नोटों को भी ध्यान दीजिए। जो यहाँ पे क्या होता है कि जो तुम्हारे यानी चालक का प्रतिरोध जो होता है वो उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती, ध्यान देना, जो चालक का जो प्रतिरोध होता है वो उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती और तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बीच अनुपाती होता है, एक बात। नंबर दूसरी बात, अगर यह समान लंबाई के, ध्यान देना, समान लंबाई की मोटे तार का जो प्रतिरोध होता है वो पतले तार के प्रतिरोध से कैसा होता है, कम होता है। कहने का तात्पर्य है कि मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है और पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है, राइट। नंबर अगला पॉइंट, अगर किसी तार की लंबाई को खींच करके कितना कर दें, दोगुना कर दें, बात समझना, यदि किसी तार की लंबाई को खींच कर कितना कर दें, दुगना कर दें, तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। इस बात ध्यान रखना कि यदि किसी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि किसी तार की, एक नंबर में आ सकता है कि यदि किसी तार की लंबाई को खींचकर दोगुना कर दें तो उसका जो यानी प्रतिरोध होता है वो कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाता है। और एक अगला पॉइंट और आता है कि यदि किसी तार को मोड़ करके दोहरा कर दें,
तो उसका जो प्रतिरोध होता है वो 1/4 रह जाता है। ठीक है, कितना रह जाता है? वो 1/4 रह जाता है। ये बात है। और अच्छा, एक बात तो ठीक है, ये हमने ओम का नियम यहां बताया। एक अब थोड़ा यहां देखना, एक और उसमें तुमने देखा होगा कि यानी विशिष्ट चालकता। ठीक है, यहां पे ध्यान देना, देखो हम बता रहे बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 1 नंबर में पक्का पूछ सकता है तुमसे। विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध, ये पूछ सकता है तुमसे। बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए तुम्हें। तो ये क्या था? विशिष्ट चालकता को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। काय से? सिग्मा से। 1 कितना होता है बेटा? रो होता है। ठीक, कितना होता है? रो होता है। और भी तुमने इसमें एक चीज और देखी होगी कि जो यानी धारा घनत्व होता है, तो वो कितना होता है धारा घनत्व? I/A। ये तो हो गया। लेकिन जब हम इसमें सिग्मा बराबर जब इसका मान रखते हैं तो टाउ बराबर कितना आता है निकल के? इसमें लिखेंगे नहीं, जे बराबर होता है सिग्मा इंटू कितना निकल के आता है? ई निकल के आता है। कितना निकल के आता है? सिग्मा इंटू ई निकल के आता है। ठीक है, वो अरे ये हो गया सिग्मा इंटू कितना हो गया? ई हो गया। ठीक है, जे होता है कितना? इसे बोलते हैं कि विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध। और ये ओम के नियम का दूसरा रूप है। ये क्या है? ये ओम के नियम का, ठीक है, दूसरा रूप है। अब इसके बाद आगे आ जाओ। अब हम इसके बाद बताएंगे दूसरा तुम्हें। ठीक है, अच्छा, अब आओ इसके बाद में देखो, इसमें अब हमने तुमको बताया था नंबर दूसरा। अब जो तुम्हारा यानी दूसरा है वो समांतर तारों के लिए बता दें हम तुम्हें। समांतर धारावाही तारों के बीच उत्पन्न बल। ये देखिए, समांतर धारावाही तारों के बीच उत्पन्न बल हो गया। ठीक है, तो अब इसमें तुम देखना कि यहां पे 2 तार हैं हमारे, एक ये है, एक कितना ये है एक। ठीक है, ये एक तार P हो गया, ये तार कितना हो गया? ये तुम्हारा Q हो गया। ठीक है, तो ये P हो गया और ये तार तुम्हारा कितना हो गया? ये हो गया। अच्छा, अब इसमें आ जाओ, तो यहां पे क्या हो गया कि ये इसमें इस P तार में धारा I1 बह रही है और इसमें जो तार Q है इसमें धारा कितनी बह रही है? तुम्हारी I2 बह रही है। जब इन दोनों तारों में धाराएं जो हैं जब एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं तो वे एक दूसरे को क्या करते हैं जानते हो? आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ये बात ध्यान कर लेना। जब धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं तो ये तार जो हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? ये प्रवाहित। इनके बीच की दूरी कितनी है? R मान ली। अगर तार में ये तार P है, ये कितना है? तुम्हारा Q है। और अगर धाराओं की दिशा कैसी हो जाए? विपरीत हो जाए। क्या हो जाए बेटा? विपरीत हो जाए तो वे एक दूसरे को क्या करने लगते हैं जानते हो? प्रतिकर्षित करने लगते हैं। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? हमने क्या बताया कि जब दोनों समांतर तारों में धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं, कैसे, कौन दिशा में? एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं, तो वे एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। और अगर धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हैं तो वे एक दूसरे को क्या करते हैं? वे प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि माना जो तार दिए गए हैं, इसमें ध्यान रखना जी, माना तार P और Q में इनकी जो बीच की दूरी कितनी है? R है। मानेंगे? माना तार P व Q के बीच की दूरी कितनी है? R है। तथा इसमें जो धाराएं I1 व I2 समान दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें ध्यान रखना। हम यहाँ चाहे तो आराम से लिख सकते हैं, लेकिन तुम्हें देखना है एक या रिवीजन के तौर पे। ठीक है, जैसा हम बता रहे हैं। ठीक है, ऐसा होता अगर हमको इसका यानी चित्र पता है, अगर इसका आरेख अगर हम जानते हैं, डायग्राम अगर जानते हैं, तो हम इस थ्योरी इसकी आराम से लिख सकते हैं। ठीक है ना। और अगर जिनका हमको डायग्राम ही पता नहीं है, आरेख पता नहीं, तो थ्योरी हम इसकी लिखने में हमें दिक्कत पड़ेगी। ठीक है, तो ये इतनी बात ध्यान रखना। तो इसमें जो यानी धाराएं हैं जो I1 और I2 कैसी दिशा में? एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि तार, ठीक, ध्यान देना इसमें, तार P में
तार P में प्रवाहित धारा, तार P में प्रवाहित धारा I1 के कारण तार Q में उत्पन्न चुंबकीय क्या क्षेत्र, यही है चुंबकीय क्षेत्र। तो B बराबर μ0 अपॉन 2 पाई और I1 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा R, ठीक है ना। ये हो गया इतना। अब हम थोड़ी देर के लिए क्या मानेंगे, ये जो तार Q है, ये तार कहाँ पे Q जो चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न है, और इसकी लंबाई कितनी मान ली हमने L। तो हम लिखेंगे कि माना तार, ध्यान देना, माना तार Q, ध्यान देना, माना तार Q चुंबकीय क्षेत्र B में क्या है स्थित है, चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित है, ठीक है। तो लिखेंगे इसकी लंबाई L के कारण, किसके कारण, इसकी लंबाई L के कारण लगने वाला बल, क्या होगा बेटा इसमें, लगने वाला बल। तो बल कितना होता है बेटा, पढ़ा होगा तुमने F बराबर, ठीक है, क्या हो गया, पढ़ा होगा I/B/L sin थीटा। तो हम दूसरे तार में चल रहे तो कितना हो जाएगा बेटा, I2 और B हो जाएगा, L हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा sin थीटा हो जाएगा, राइट। ये होगा, इतना हो जाएगा, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न मान लिया हमने यहाँ पे है। तो अब B का मान देख रहे हो हमारे पास ये रखा है, तो ये B का मान उठा के इसमें रख देंगे हम। तो F बराबर, जब देखो B का मान इतना है टोटल पूरा, ये उठा के रखेंगे इसके स्थान में, जी B रखा है यहाँ B, तो ध्यान रखना कितना हो जाएगा यहाँ पे, I1 जे आएगा देखो, I2 जे आएगा देखो, एक मिनट और देखो यहाँ से कि μ0 अपॉन 2 पाई, ठीक है, इसे पहले ले लो, फिर देखो I1 और I2, ठीक है, और ये हो गया कितना साइन थीटा इंटू L, और अपॉन कितना मिल गया हमें बेटा R मिल गया, राइट। क्या किया हमने, इस B के मान को उठा करके यहां पे रख दिया, यहां पे जहां ये तुम देख रहे हो, ठीक है ना। तो μ0 अपॉन 2 पाई और I1 I2 साइन थीटा या L हो गया अपॉन कितना हो गया, ये R हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे तार की प्रति मीटर लंबाई पर, तार की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला क्या हो गया बल। तो इसे नीचे लेके आओ, तो F अपॉन कितना हो गया, L हो गया, F अपॉन क्या हो गया, L हो गया। तो मिला μ0 अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन कितना हो गया बेटा R। और इसमें और एक मिनट और देखना, ये हो गया होने के बाद फिर यहाँ कितना मिलेगा हमें साइन थीटा, ठीक है। यदि हमने मान लिया कि यदि थीटा बराबर कितने अंश हो गया 90 अंश, क्योंकि ये दोनों तार कैसे हैं समांतर हैं, और एक माना ये तार चुंबकीय क्षेत्र में कैसा रखा है, लंबवत रखा है, तो थीटा बराबर कितना हो जाए 90 अंश। तो यहाँ रखेंगे तो साइन 90 अंश, तो साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो हमें कितना मिल गया, F अपॉन L बराबर μ0 अपॉन 2 पाई और I1 और I2 अपॉन कितना R हो गया। ये यहाँ तक ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। सवाल जो डेरिवेशन जो आएगा, तो वो डेरिवेशन यहाँ तक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ये इतना ज्ञात कीजिए। अगर और कभी कभी और आगे पूछ सकता है, वो कैसे, देखिए, यदि हमने माना यदि I1 और I2 बराबर कितना हो गया बेटा, I हो गया, तो यहाँ रखेंगे हम, तो F अपॉन L बराबर, देखो I1 और I2 के स्थान में I माना, तो हम क्या लिखेंगे μ0 अपॉन 2 पाई कितना हो जाएगा, ये I स्क्वायर अपॉन कितना R हो गया। कभी कभी वो यहां तक पूछ देता है, ठीक है ना। और अच्छा, फिर क्या करता है कि यहां से एक परिभाषा निकल के आती है, वो आती है एम्पियर की परिभाषा। वो कैसे, उसे तुम देखिए ध्यान से, देखिए यदि हम माने यदि यहां देना, यदि I बराबर कितना 1 एम्पियर मान लें, R बराबर कितना 1 मीटर मान लें हम, ठीक है, कितना हो गया 1 मीटर। तो हमें कितना मिला बेटा, F अपॉन L बराबर μ0 अपॉन 2 पाई मिला, और इसका मान तुम लोग जानते हो कितना होता है, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति कितना हो जाएगा, ये मीटर, L है ना लंबाई, ये निकल गया। तो अब यहीं से हमें 1 एम्पियर की परिभाषा मिलेगी, काहे की बेटा 1 एम्पियर या एम्पियर की परिभाषा बोल सकते हो, इस बात में ध्यान रखना। 1 एम्पियर की परिभाषा
या एम्पियर की परिभाषा वो क्या होगी कि 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है, ध्यान देना, 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो कि काहे में, निर्वात में, ध्यान रखना, जो कि काहे में, हाँ, 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो कि निर्वात में 1 मीटर दूरी पर स्थित, कितनी मीटर दूरी पर, 1 मीटर दूरी पर स्थित 2 सीधे लंबे व समांतर तारों में उनकी प्रति मीटर लंबाई पर कितने का 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित करती है। ठीक है ना, ये डेफिनेशन यहां से निकल के आती है, इसे ध्यान रख लेना, जैसे हमने बताया उसी प्रकार से देखना। तो एक ये तुम्हारा डेरिवेशन था, ये बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया और आ भी सकता है। हमने तुमको पहले बताया कि इतने डेरिवेशन में से कोई ना कोई फंसेगा। अब देखो इसके बाद आगे, अब हम तुम्हें अगला बताएं, इसमें तुमको देखना है तार के कारण तीव्रता मिलेगी तुम्हें यहाँ पे, ठीक है ना, वो कैसे, यहां देखना, एक अनंत लंबाई के, ठीक, ध्यान देना यहाँ पे, अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण तीव्रता। ठीक है, इस बात में ध्यान दो, एक तार है हमारे पास, क्या है, एक तार है, उसकी लंबाई कितनी है, अनंत है। ठीक है, इसे ध्यान देना, देखो ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान देना, ये तार हमारे पास है, इसकी लंबाई कैसी है, अनंत लंबाई है। ठीक है, इसमें क्या है कि रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा। इसमें क्या है, रेखीय आवेश घनत्व कितना है बेटा, लैम्डा है। इसमें क्या किया कि इस तार पे, इस तार से, जो ये तार है तुम्हारा, इस तार से कितनी दूरी पर, r दूरी पर, कितनी दूरी पर, यहां पे एक बिंदु P स्थित है। ध्यान देना हमारी बात, जब देखो जो मैं यहां चित्र में बनाऊंगा, ध्यान रखना, जो मैं इस यहाँ चित्र में इस डायग्राम में बना के बताएंगे हम, सेम थ्योरी ही इसी प्रकार से इसमें लिखी जाती है। थ्योरी का वैसे इतना महत्व नहीं होता, लेकिन लिखना जरूरी होता है, लेकिन इसका डायग्राम और प्लस इसका डेरिवेशन ये मायने रखता है बहुत ज्यादा, तो इसमें ध्यान रखना। तो हमने माना कि ये क्या है, एक मतलब तार है, और इस तार से r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक कौन स्थित है, यहाँ पे एक बिंदु P स्थित है। इसी बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है, राइट। इस बिंदु P से, ध्यान देना, इस बिंदु P से एक गुजरता हुआ, क्या करता हुआ बेटा, एक गुजरता हुआ एक हम गॉसियन पृष्ठ खींच देते हैं। क्या खींच देते हैं हम यहाँ बेटा, एक गॉसियन पृष्ठ खींच देते, जे हमने गॉसियन पृष्ठ खींच दिया यहाँ पे, राइट। इतनी बात में ध्यान रखना, ये तुम्हारा कौन सा है, ये गॉसियन यानी पृष्ठ हमने खींच करके तैयार कर दिया, और इस पृष्ठ की जो लंबाई है वो कितनी मान ली हमने बेटा, x मान ली। अब यहां देखो ये बिंदु P हो गया, यहां पे जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी और ना इससे जो मात्रक क्षेत्रफल की दिशा होगी वो एक दूसरे के समांतर होगी। ठीक है, जो क्षेत्रफल की दिशा जिसे मात्रक क्षेत्र बोलते हैं और जिससे हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा, इन दोनों की जो दिशाएं होती हैं वे कैसी होती हैं, हाँ ठीक है, समांतर। यहाँ अगर हम आएंगे, यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या होता है, यहाँ लंबवत होती है दिशा, क्या होती है यहाँ बेटा, लंबवत होती है। ठीक है, यहाँ पे ये A बिंदु हो गया और ये बिंदु कितना B हो गया, यहाँ भी तुम्हारी दिशा कैसी होती है बेटा, ये लंबवत होती है। यहाँ भी कितने 90 अंश का यहाँ बना देती है, 90 अंश का कोण यहाँ बना देती है। तो बस हमें इससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की तीव्रता, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, राइट। ये बात आई समझ में। अगर इसकी हिंदी, इसकी थ्योरी लिखना चाहे, थ्योरी कैसे लिखेंगे, तो लिखना कि माना अनंत लंबाई का तार जिसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा है। ठीक है, इससे r दूरी पर, इसकी तार से इससे r दूरी पर बिंदु कौन स्थित है बेटा, ये P स्थित है। इस पर हमें क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। और इस बिंदु P से गुजरता हुआ एक बेलनाकार, ये कैसा है बेटा, एक आकृति बेलनाकार है, बेलनाकार एक हम क्या खींचते हैं, गॉसियन पृष्ठ खींच देते हैं। बस थ्योरी इतनी है, थ्योरी मान नहीं रखती। अब देखना तुम्हें जो को देखना, मेन चीज देखो यहां से, तो क्या है कि इससे गुजरने वाला, ध्यान रखना, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये ध्यान रखना, इससे गुजरने वाला वैद्युत
फ्लक्स क्या लिखेंगे, डी फाई ई बराबर, क्या लिखेंगे बेटा, डी फाई ई बराबर, यहाँ बेटा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ई, और कितना हो जाएगा डी ए कॉस कितने अंश का। अच्छा इससे चाहो तो अलग अलग लिखो पहले, कैसे, डी फाई ए में आएंगे पहले, क्योंकि ए के यहाँ निकलेगा वैद्य फिलहाल, फिर इसके बाद हम क्या आएंगे, डी फाई पी के बाद आएंगे, पी से निकलेगा, और फिर इसके बाद डी फाई बी, ये हो गए सब। तो डी फाई ई बराबर लिखेंगे हम ई, क्या लिखेंगे, डी ए कॉस कितना हो गया बेटा, एक कितना 90 अंश, क्योंकि यहाँ पे कैसा 90 अंश है, तो लेंगे ई डी ए कॉस कितना हो गया 0 अंश, क्योंकि जब यहाँ पे क्षेत्र, जो मात्रक क्षेत्रफल और ना वैद्युत क्षेत्रफल दोनों कैसे हैं, समांतर है, और समांतर होते हैं उसके बीच में कोण कितने अंश का बनता है, 0 अंश का। तो यहाँ पे ई डी ए कितना हो गया, कॉस 90 अंश, ठीक है। कॉस 90 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है, जानते हो, और कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, वो 1 होता है, ये भी जानते हो। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा डी फाई ई बराबर, ये तो 0 हो गया यहाँ, और ये तुम्हारा यहाँ मिलेगा कितना, ई डी ए मिलेगा हमें, ठीक, कितना मिलेगा ई डी ए, और ये भी कितना हो गया 0, तो हमें कितना मिल गया डी, यहाँ देखना बेटा डी फाई ई बराबर मिल गया हमें ई डी ए मिल गया, ठीक है। डी मतलब होता है डिफरेंशियल, यहाँ पे क्या है अवकलन। अब ये अवकलन है तो यहाँ हम करेंगे क्या करने पर, समाकलन करने पर, क्या करने पर बेटा, ठीक है। जब यहाँ पे तुम समाकलन का चिन्ह लगाओगे, ध्यान देना इस बात में बहुत अच्छी तरीके से, ये लगा समाकलन का चिन्ह, और यहाँ ये कांस्टेंट राशि से बाहर कर देना, ये इतना मिल गया हमें, मिल गया। तो डी फाई ई, तो इसका जो डिफरेंशियल होता है वो कितना हो जाएगा, जो बाद में होता है वही लिख देते हैं, फाई ई हो जाएगा, राइट। और इसका अगर करोगे इसका ए आ जाएगा, लेकिन हमें इसका क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। यहां से ध्यान करो, किसका, इसका क्षेत्रफल चाहिए, किसका क्षेत्रफल, बेलन का, क्योंकि इसमें जो गॉसियन पृष्ठ खींचा गया था वो यानी कैसा था, वो बेलनाकार था, तो हमें बेलन का वक्र पृष्ठ याद होना चाहिए। तो कितना होता है 2 पाई आर, एच होता है, तो एच के स्थान में कितना आ जाएगा बेटा, एल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ना होना चाहिए। 2 पाई आर कितना एल हो गया, समीकरण नंबर कितना 1 निकल के आ गया, राइट। अब हाँ लिखेंगे यहाँ कितनी, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है बेटा, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक यही होती है। तो ये समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे बेटा, समीकरण 1 बराबर समीकरण कितना 2, 1 2 को आपस में क्या कर दो, बराबर कर दो, क्योंकि यहाँ देखना फाई बराबर ये, फाई बराबर ये, इसलिए दोनों आपस में कैसे हो जाए, बराबर हो जाएंगे। तो ई गुणते 2 पाई आर एल हो गया बराबर, और क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अब आगे बढ़ेंगे हम, देखेंगे ई बराबर, ठीक है, तो इसे नीचे ले आएंगे, तो 1 अपॉन, ध्यान देना 1 अपॉन 2 पाई, इसे नीचे आएंगे एप्सिलॉन 0, ठीक है, मिल जाएगा, ऊपर क्यू मिलेगा, तो 2 हो गया, ये पाई हो गया एप्सिलॉन, ये आर हो गया, कितना हो गया, एल हो गया, ठीक है। अच्छा हमने पढ़ा है लैम्डा बराबर कितना होता है, क्यू अपॉन कितना होता है, एल होती, कितना होता है, क्यू अपॉन एल होता है, ठीक है। तो क्यू अपॉन जब एल होता है तो हमें मान चाहिए किसका बेटा, क्यू का, क्यू बराबर कितना, अल्फा एल हो जाएगा, यानी क्यू बराबर लैम्डा एल हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे ई बराबर 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू का मान रखेंगे इतना हो जाएगा, आर एल हो जाएगा। क्या कट जाएगा इसमें, एल से एल दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन कितना हो गया, आर। इसका यही सबसे मेन सटीक ये है डेरिवेशन। तो ये डेरिवेशन बहुत अच्छी भाषा में बताया हमने, ठीक है। यहाँ ध्यान कर लेना, यहाँ पर हमने क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है। अवकलन का चिन्ह हटाएंगे, लेके आएंगे, तो इसमें ऐसा ही होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद अगला देखिएगा, ठीक है। अब हमने बताया था तुम्हें वायु सेवर्त नियम, ठीक है ना। उसे एक बात देखिएगा, उसे हम सबसे अलग और एक अच्छी भाषा में बताएंगे, ठीक है। ये नहीं सोचना कि हमको ये आता है, लेकिन तुम हमारा भी तो देखिए एक बार, ठीक है ना। तुम्हें लगेगा नहीं हाँ ये हमें आता है, और तुम्हें बहुत आसान भाषा में बताएंगे, ठीक है। वायु सेवर्त नियम ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, वायु सेवर्त नियम, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। हमने जितने लिए
सब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। इसमें देखिएगा क्या होता है कि बायो और सेबर्ट ये दो वैज्ञानिक हैं। इन दोनों वैज्ञानिकों ने ही बताया था कि जब हम वैद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में क्या बताया था कि एक हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक तार लेंगे, ठीक है, ये हमने एक तार ले लिया, ठीक है, ध्यान दिए। इसमें हमने क्या किया, इसमें धारा आई क्या कर दिया, प्रवाहित कर दी, ठीक है। इसमें धारा आई प्रवाहित की, हमने एक इसका क्या ले लिया, खंड ले लिया, ये हमने खंड ले लिया, इसे अल्पांश बोलेंगे। एक बहुत इस तार का, पूरे तार का एक छोटा सा भाग ले लिया अल्प मात्रा में, इसे बोलेंगे क्या हम, अल्पांश। और इसमें क्या प्रवाहित है, धारा आई, तो आई है तो धारावाही तार हो गया ये। तो क्या बताया था कि कुछ दूरी पर, कितनी दूरी पर बेटा, यहाँ पे कुछ दूरी पर एक कौन स्थित है बेटा, बिंदु P स्थित है। कौन स्थित है, बिंदु P। इसी बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करने हैं, बताना है कि इसमें देख तीव्रता, देखना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो कितना P हो गया, तो यहां से यहां तक की दूरी कितना हो गई बेटा, R हो गई, ठीक है। और यहां कोण कितना बन के तैयार हो गया बेटा, हमारा थीटा ज्ञात हो गया। तो बायो सेवर्ट ने बताया था किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र जो B है, कौन है, चुंबकीय क्षेत्र B है, वो निम्न बातों पर निर्भर करता है, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना तुम, ठीक है। उन्होंने बताया बायो सेवर्ट के अनुसार किसी धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो B होता है वो निम्न बातों पर निर्भर करता। पहली बात उन्होंने बताई, क्या बताई कि B प्रोपोर्शनल, ठीक है। यहां पे अच्छा, यहां से यहां तक की दूरी मान लो कितनी होगी बेटा, ये डेल्टा L, ये अल्पांश की जो लंबाई है, जो अल्पांश की जो लंबाई है वो कितनी बेटा, डेल्टा L है, ठीक है। तो B प्रोपोर्शनल I, पहले क्या बताया, B प्रोपोर्शनल I। उन्होंने बताया कि जो ये धारा जो है, ये धारा चुंबकीय क्षेत्र के कैसी होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, ये बात ध्यान कर लेना, ठीक है। धारा जो है कैसे, चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। यह है किसके, चुंबकीय क्षेत्र के क्या होती है बेटा, अनुक्रमानुपाती होती है। पहली बात हो गई। पहली बात के बाद इसके बाद दूसरे में आ जाओ, सेकंड नंबर में ध्यान रखना कि B प्रोपोर्शनल डेल्टा कितना हो गया, L। ये क्या थे, अल्पांश बताया था हमने, तो लिखना यह अल्पांश की लंबाई के क्या होती है, ये अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। ये बात आई तो समझ में, ये किसके, अल्पांश, B प्रोपोर्शनल डेल्टा L है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अल्पांश। तो ये अल्पांश की लंबाई की कैसी होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, राइट बात। अब इसके बाद हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, इसमें B प्रोपोर्शनल 1 कितना होता है बेटा, R², ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया कि यह जो होता है, यह जो बिंदु, ये अल्पांश, ध्यान देना, ये अल्पांश तथा बिंदु P, अल्पांश और तथा बिंदु P को, बिंदु P के बीच की दूरी, कितनी दूरी, बीच की दूरी कितनी है, R, बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब लिखेंगे यह अल्पांश, यहां ध्यान देना, इसमें आ जाएगा यह अल्पांश तथा बिंदु P की बीच की दूरी के क्या होता है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, हम यहाँ पे ध्यान रखना, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये हो गया। इसके बाद चौथा पॉइंट दिया गया, ठीक है। इसका चौथा पॉइंट क्या था, ध्यान करना, B प्रोपोर्शनल कितना होता है बेटा, साइन थीटा, ध्यान रखना। तो इसमें क्या होता है, थीटा को तुम जानते हो हम क्या कहते हैं, ज्या कहते हैं हम, ठीक है। थीटा को हम क्या कहते हैं, ज्या कहते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, देखना कि यह अल्पांश तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने, पता ना, यह अल्पांश और तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या के, कोण की
जया के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ध्यान रखना, यह अल्पांश तथा बिंदु P को, ये अल्पांश तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की, कह के जया के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ये बात ठीक है। अब 1 2 3 4 नियम हो गए, हम इन चारों नियमों को मिला दें। चारों नियमों को क्या करने पर बेटा, मिलाने पर हम इनको चारों नियमों को एक साथ क्या कर देंगे, यहाँ पर मिला देंगे। तो बी प्रोपोर्शनल, देखो आई मिल जाएगा, आई के बाद कितना मिल जाएगा हमें, डेल्टा एल मिल जाएगा। ये हमारा कितना साइन थीटा हो गया, और बटे में कितना हो गया बेटा, आर स्क्वायर हो गया। जब वो कहे कि बायो-सेवर्ट नियम लिखिए या क्या है, तो तुम्हें ये सब इतना लिखना पड़ेगा, इतना ये तुम्हें करना पड़ेगा। और तुम जानते हो कि जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो म्यू स्क्वायर अपॉन म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन कितना हो गया, ये आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये इतना तुम्हारा यहाँ पे मेन जो इसका डेरिवेशन होता है वो इतना होता निकलने का। ठीक है ना, तो ये था तुम्हारा बायो-सेवर्ट का नियम जो हमने तुम्हें ये बताया। ठीक है, अब तुम्हें अगली वीडियो में जो शेष डेरिवेशन और हैं वो भी तुमको बता देंगे। इनका अध्ययन कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ये पक्का तुमको नंबर दिलाएंगे। धन्यवाद।